इस वजह से इंडिया कोशिश करता है कि उसकी जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसकी मिसाइल रेंज है, वो कॉन्टिनेंटल हो। हम थोड़े पीछे हैं, बट होपफुली इन फ्यूचर हमारा जो स्पार्को है या जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, सो दे आर आल्सो वर्किंग हार्ड ऑन दिस। की इकॉनमी है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो डिफेंस बजट को इंक्रीज़ करें। और वैसे भी आप दुनिया में देखें तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इवन आप बेशक वो इंडिया खासकर उसको जो रिसेंटली जो खफत उठानी पड़ी है पाकिस्तान से पिछले साल जो, तो इस तनाज़ुर में उसकी अवाम का भी बड़ा उस पर प्रेशर है। अगर हम देखें एंटी मिसाइल सिस्टम, तो हाँ, आई थिंक कि इंडिया हमसे एंटी मिसाइल सिस्टम में बहुत आगे है। की हाई है, तो इसीलिए सारे मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिफेंस को जितना मजबूत करें वो कर सकें। ये टैक्टिकल मूव है कि वो पाकिस्तान को इस रेस में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भी बजट इन्वॉल्व कराएं। ने देखा पिछले 2024 में देखा पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके मतलब इस पे काम करे, बट मोदी ने जो उनकी बहुत हाई की हुई थी, वो अपने आप को इन्फ्लेट किया हुआ था रियासत को उन्होंने। कि आरडीओ ने एक दफा से फिर एक ऐसा सिस्टम टेस्ट कर लिया है जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक है, और ये सिस्टम इंडिया को इलीट कंट्रीज में शामिल कर देता है, जिसमें अमेरिका, रशिया और इसराइल जैसी कंट्रीज और चाइना जैसी कंट्रीज हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे कि इंडिया जो है वो हमेशा compete करने की कोशिश करता है अपनी इलीट कंट्रीज के साथ, इस चीज को वो कैसे देखते हैं। इसके अलावा इंडिया 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है और अपनी इकोनॉमी भी उनकी 4 to 5 नंबर पे किस तरह से वो सारी चीजें बैलेंस करके चल रहे हैं, और एक कंट्री के लिए कितना जरूरी है कि अपनी रेंज को बढ़ाए, जो दूसरी कंट्री से उनको प्रोटेक्ट कर सके, और ये आजकल की सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से उनकी इकॉनमी है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो डिफेंस बजट को इंक्रीज़ करें। और वैसे भी आप दुनिया में देखें तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इवन आप यूरोपियन नेशंस को देखें तो नेटो को ये कहा गया है कि नेटो जितनी भी कंट्रीज़ हैं कि वो अपना डिफेंस उनकी स्पेंडिंग बढ़ाएं। स्पेशली ट्रम्प की जानिब से कहा गया था कि आप नेक्स्ट डेकेड तक 5% अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के इस तरह के जो मामलात हैं इस टाइम पे वॉर लाइक सिचुएशन है, जियो पॉलिटिक्स आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजन्स की हाई है, तो इसीलिए सारे मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिफेंस को जितना मजबूत करें वो कर सकें। अच्छा सर, जिस तरह की भी सिचुएशन चली, अगर एशियन कंट्रीज की बात की जाए, चाहे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या छोटे लेवल के कंट्रीज हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, वो इस रेंज के मिसाइल नहीं बना रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारा हदफ अगर इंडिया है तो हमें बस उतनी रेंज की चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जैसे कि ईरान में अमेरिका ने हमला कर दिया है, आपको लगता नहीं है कि वक्त की जरूरत है कि हम भी अब अपग्रेड करें? देखिए, पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल मौक़िफ़ रखा है, पाकिस्तान कहता है कि वो साउथ एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन रखेगा। और वो कैसे रखेगा, वो उसकी जो मिसाइल्स की रेंज है वो इंडिया तक पहुंच सके, इंडिया के एक एक कोने तक वो टारगेट कर सके। जबकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि वो एक रीजनल हेजमोन बनना चाहता है, इस रीजन का भी वो एक बड़ी पावर बनना चाहता है, और इसी तरह उसकी ग्लोबल एम्बिशंस भी हैं। तो इस वजह से इंडिया कोशिश करता है कि उसकी जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसकी मिसाइल रेंज है, वो कॉन्टिनेंटल हो। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश या और भी मिडल पावर्स हैं, उनको चाहिए कि अगर वो डिफेंस स्पेंडिंग अच्छी नहीं कर सकते तो वो वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ जाएं और एसिमेट्रिक वारफेयर में अपने आप को स्ट्रेंथन करें, ताकि जिस तरह ईरान कम्पीट कर रहा है करंटली यूएस के साथ, डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल उस लेवल की डोमिनेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस जंग को कंटिन्यूएशन में। लेकिन सर फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है ना, फर्क तो पड़ जाता है आपके लिहाज से कि इंडिया जिस तरह अपनी रेंज एक्सपेंड कर रहा है मिसाइल की, उसी तरह दूसरी कंट्रीज को भी करना चाहिए। देखें, ये उनका एक लेजिटिमेट राइट है। अगर आपका मुखालिफ आपको थ्रेटन कर रहा है और आपको मुश्किल में डाल रहा है, बेसिकली वो एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका भी एक लेजिटिमेट राइट है कि आप भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी रेंज बढ़ाएं। अच्छा, हमारे अब डिफेंस बजट में ज्यादा भी उन्होंने अमाउंट कर दी है, अब लग रहा है कि इस तरह की चीजों पे काम होगा या फिर कोई और चीजें, हमारा टारगेट्स और है? देखें, ये लाइकली सिनारियो है। आपको पता है कि 2025 में जिस किस्म की स्किर्मिशेस हुई, हमारी वार हुई इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी अंदाज़ा है कि सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है, तो फ्यूचर में उनको अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए स्पेंडिंग बढ़ानी होगी।
ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी और डिफेंस को बैलेंस करना कितना जरूरी है? अगर डिफेंस स्पेंडर की बात की जाए तो इंडिया 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है। अगर ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ है इसकी बात की जाए तो इंडिया एलीट क्लास में है, चाइना रशिया वगैरह के साथ है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो भी वो इंडिया की 4th से 5th नंबर पे है। क्या दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है? देखिए, बैलेंस तो हर चीज़ में लाइफ में भी ज़रूरी है, आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनल लाइफ है, इसी तरह स्टेट लेवल पे भी आपको बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने एट द एंड सस्टेन करना है, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए। अगर आपकी इकॉनमी फंक्शनिंग नहीं है और आप सिर्फ डिफेंस पे स्पेंडिंग किए जा रहे हैं तो एट द एंड आप लोगों को क्या देंगे? फूड सिक्योरिटी कहाँ जाएगी, वाटर सिक्योरिटी कहाँ जाएगी, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? तो एक बैलेंस आपको चाहिए, एक सस्टेनेबल तरीके से। बैलेंस हो क्यों नहीं पा रहा? कल बजट आया है, आपने सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे, किधर जा रहे हैं पैसे? के आईटी में नहीं उस तरह की चीज देखने में आ रही, एजुकेशन में नहीं देखने में आ रही। बेसिकली जो पैसे जा रहे हैं वो एलीट की जो प्रिविलेजेस हैं उस पे जा रहे हैं। ठीक अगर आप सिंपली देखें तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो एक रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जहाँ पे आपकी इनकम की बेस पे आप पे टैक्स लागू नहीं हो रहा, बल्कि आपको आपकी एलीट आपके स्टेटस के मुताबिक आपके ऊपर टैक्स लागू हो रहा है। हमारे पास हम देखते हैं कि एक एसआरओ एक सिस्टम है जिसमें आप एलीट्स को टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं, और उसके बदौलत जब आपके पास गरीब है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, पेट्रोल की फॉर्म में कोई भी ज़रूरत की चीज़ वो यूज़ कर गरीब रहा तो बहुत कम है, 8,000 वाला अमीर है है। देखें, गवर्नमेंट के मुताबिक, ये- मेरे मुताबिक नहीं। ये डिबेटेबल बात है, लेकिन एट द एंड आप देखें तो आपका टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं दिखेगा, फेयरनेस नहीं दिखेगी, आपको एक ऐसा सिस्टम दिखेगा जिसमें गरीब पे जुल्म हो रहा है बेसिकली ठीक है। टैक्स की फॉर्म में। तो ये जस्टिस लाया कैसे जाए? जब मतलब इलेक्शंस होते हैं तो सेम पार्टीज हुकूमत में आ जाती हैं बारियां ले लेके। देखिए, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली वो फ्लॉड एक पॉलिटिकल सिस्टम है। फ्लॉड कैसे है कि जो पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, बेसिकली दे आर साइलेंट, और जब वो खामोश रहते हैं तो जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो एलीट कैप्चर है, और एलीट कैप्चर खामोशी से फ़ायदा उठाता है। वो अपने सिस्टम को सस्टेन करता है, अपने लिए लॉज बनाता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, तो उससे फिर आपके सिस्टम में कभी चेंज आ नहीं सकता। तो बेसिकली फंडामेंटली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपर मिडिल क्लास कि अच्छा, वो ठीक है। एलीट सर चुप रहता है, पाकिस्तान और इंडिया के एलीट में फिर क्या फर्क है? देखिए, इंडिया का जो सिस्टम है आप उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया में एक स्टेबिलिटी के साथ उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। तो सर क्या गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए या यही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? इस तरह के अभी पीछे भाई थे, वो कह रहे थे कि भाई एक बंदा जिसके पास स्ट्रैटेजिकल दिमाग हो वो इन्वेस्टमेंट के बगैर भी काफी काम करा सकता है। तो गवर्नमेंट ना चेंज हो, ऐसा बंदा आ जाए, क्योंकि मोदी को भी हम चाय वाला ही कहते हैं, लेकिन आज उनकी कंट्री देख लें कहाँ पे पहुंची है। देखिए भाई, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ठीक होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होगा तो आपकी सोसाइटी बेहतर होगी, आपका इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी। कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करें, ये सवाल है यार। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल सिस्टम आपका कैसे बेहतर होता है? पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड होता है पॉलिटिकल पार्टीज पे, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रेगुलेट हो सकती हैं? वो आप जब पब्लिक है, पब्लिक अपनी डिमांड्स रखे, पब्लिक कोशिश करे कि डेमोक्रेटाइज करे पॉलिटिकल पार्टीज को। अच्छा, यानी कि पब्लिक का कसूर है। बेसिकली ये कसूर ही पब्लिक का है। पब्लिक जब अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती तो जो लोग जालिम होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, पावर में आते हैं, फिर वो अपना निज़ाम चलाते हैं। एलीट कंट्री का मिसाइल और अपनी कंट्री में तैयार कर रहे हैं ये लोग 80%। तो आपको क्या लग रहा है कि जब हम अपनी टेक्नोलॉजी ले लें चाइना से और अपनी कंट्री में चीजें तैयार करने लग जाए तो फिर हम ये पैसे बचा सकते हैं? देखिए, हमारी जो कमजोरी है वो यही है कि हम बाहर की दुनिया से टेक्नोलॉजी ला के हम खरीद रहे हैं, बजाय कि हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाए। तो जिस दिन हम मतलब बिगिनिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेंड करें एजुकेशन पे, थोड़ी सी चीज़ें हम खुद बनाने की कोशिश करें। जिस तरह इंडिया ने मतलब उनका एक एयरक्राफ्ट, मैं नाम भूल गया, आई एम सॉरी, प्राइवेट जेट एक बनाया। हाँ, उन्होंने अपनी मतलब दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन स्टफ। जैसे कि चाइना ने 1960 से शुरू किया, अब चाइना इज रूलिंग इन ऑन द वर्ल्ड, स्पेशली इन एक्सपोर्ट। हर चीज वो खुद बनाते हैं। अब इंडिया भी वो सेम चीज कर रही है, हर चीज खुद बनाने की कोशिश कर रही है। तो इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि जिस तरह वो जा रहे हैं तो दे विल बी वेरी अहेड ऑफ अस, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि हमारे साथ
वी हैव वेरी टैलेंटेड पीपल, वी हैव वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अब अगर हम उनको मौके दें तो वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अब आपने सुना होगा कि रिसेंटली हमारा बहुत सा जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है या जो टीनेजर्स है, दे आर लिविंग पाकिस्तान। हाँ तो उसकी वजह यह है कि वहाँ यहाँ पे उस तरह के मौके नहीं है, यहाँ पे उस तरह की मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अपना टैलेंट दिखाए। हम तो न्यूज़ पे कहते हैं कि पाकिस्तानी इन अमेरिका डिड दिस, पाकिस्तानी इन यूरोप डिड दिस। नहीं, वो पाकिस्तानी अमेरिका और यूरोप में उसने जो किया वहाँ पे उन्होंने उसको एक एनवायरनमेंट दिया। बिल्कुल। आपने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया ना। एनवायरनमेंट देने के लिए पैसे नहीं है ना गवर्नमेंट के यू पास। डोंट नीड मनी फॉर दैट। अब अच्छा। जैसे कि 1960 से आप अगर चाइना की हिस्ट्री देखो, उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है। यू नीड अ सिस्टम, यू नीड someone who have you know the strategy, the ideology कि यार मैंने किसी के साथ मतलब मैंने अपने नेशन को आगे किस तरह लेके जाना है विदाउट मनी। ठीक है। लोगों के पास सर स्ट्रेटजी है तो वो सामने क्यों नहीं आ पा रहे? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या वो नहीं लाना चाह रहे या फिर क्या ऐसी चीज है? देखिए, हमारे सिस्टम में कमजोरियां बहुत है। ठीक देखिए, अगर अब मैं ये बरकत मार्केट का आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दे हैव वेरी गुड स्टडी। आपका जो मेन बंदा है उनके पास क्या है? क्योंकि सिस्टम तो वो लागू कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। स्ट्रेटेजी तो वो लेके उसका क्या सोच है, उसके नजरिया। क्योंकि हमेशा एक कौम एक नजरिए के साथ आगे बढ़ सकती है, 10 नजरियों के साथ नहीं बढ़ सकती। वो कहते हैं ना अपॉइंटमेंट होनी चाहिए मिनिस्टर्स की। मेरिट। आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है? मैंने चाइना से पढ़ा हुआ है एंड आई हैव डन माय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम चाइना। या इसीलिए आपको इतना नॉलेज है और पाकिस्तान। अच्छा सर, टॉपिक पे वापस आती हूँ। रशिया और फ्रांस इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, इंडिया उसके बाद मेड इन इंडिया पे काम करता है किसी हद तक। पाकिस्तान को चाइना क्यों नहीं ये चीजें दे रहा? इंटरनल चीज़ें हैं, अब ये कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है, बट मोस्टली चाइना प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ें अच्छा। पाकिस्तान को। बट जैसे कि चाइना की एक पॉलिसी है, वो चीज़ें नहीं देती जो देनी नहीं चाहिए। अच्छा। जो बिजनेस की चीज़ें वो डेफिनेटली दे रही है और पाकिस्तान ले भी रहे हैं, डिफेंस में भी ले रहे हैं, हर चीज़ में ले रहे हैं। और पाकिस्तान भी वो सेम कर रही है कि यस मेड इन पाकिस्तान। जैसे कि JF-17 थंडर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में फॉर JF-17 थंडर व्हाट पाकिस्तान डिड, मतलब उन्होंने सिर्फ नोट्स लगा दिए। टेक्नोलॉजी, सारा डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सिस्टम, पीछे बैकग्राउंड सारा चाइना का ही था। अच्छा, यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ जाना चाहूंगी। एक और सवाल मेरे जहन में है कि अब इंडिया जो है वो 5th जनरेशन जेट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काफी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि इतने स्लो है, जब तक ये बनाएंगे तब तक दुनिया में 6th जनरेशन आ चुका होगा, लेकिन वो स्टिल उस चीज पे कायम है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, वो हमने एक बात सुनी थी कि ट्राई 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 अगेन। ठीक है। आप जैसे कि इंडियन मूवीज में भी हम देखते हैं कि वो बार बार मतलब आप फेल होते जाओगे, फेल होते जाओगे, फेल होते जाओगे। एंड निल्सन सॉरी JJ थॉमसन 1000 मरतबा फेल हुए, हाँ। बट 1000वीं मरतबा पे उसने बल्ब को इन्वेंट किया। तो ऐसे आप जब ट्राई करते रहोगे, एक दिन डेफिनेटली यू विल मेड समथिंग हिस्टोरिकल, यू विल डन समथिंग वेरी हिस्टोरिकल। तो मेरे ख्याल में वो गलत भी नहीं कर रहे, और हम भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में फ्यूचर में वी आर आल्सो डूइंग ग्रेट इन डिफेंस, आल्सो इन एजुकेशन, बट हमें थोड़ी और भी मेहनत करनी चाहिए। देख रहे हैं कि हर मुल्क जो है वो अपने डिफेंस के लिए कर रहा है, खासकर जिस तरह क्योटिक सिचुएशन चल रही है इस वक्त दुनिया की, और ख़ासकर यूरेशिया जो है इस वक्त अनरेस्ट है यहाँ। तो अमेरिका जो है वो अपना मागा प्रोग्राम के तहत अपने आप को श्रिंक करके तो अटलांटिक की तरफ जा रहा है जी। तो यहाँ के मुल्क जो हैं वो क्रिएट कर रहा है कि यहाँ जो ताकतें हैं वो अपने रीअलाइन करें अपने आप को। तो इस सिलसिले में जो पहले एक बड़े ब्लॉक बनते थे, अब वो छोटे छोटे पॉकेट्स में जो पावर हाउसेस बन रहे हैं। तो उसमें मुझे लग रहा है कि बेशक वो इंडिया खासकर उसको जो रिसेंटली जो खफत उठानी पड़ी है पाकिस्तान से पिछले साल, जो तो इस तनाज़ुर में उसकी अवाम का भी बड़ा उस पर प्रेशर है। जो तवक्कुआत मोदी ने जो उनकी बहुत हाई की हुई थी, वो अपने आप को इन्फ्लेट किया हुआ था रियासत को उन्होंने, तो उनको पाकिस्तान से जो है वो शिकस्त कह लें आप या किसी तरह का सेटबैक कह लें, तो उस सिलसिले में वो अब कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वो उनकी ये टैक्टिकल मूव है कि वो पाकिस्तान को इस रेस में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका
भी बजट इन्वॉल्व कराएं। अच्छा सर, आपने एक बात की, अवाम का प्रेशर है उधर, अवाम कितनी ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए? जैसे अगर इकोनॉमी उनकी देख लें तो वो किधर है, डिफेंस भी अवाम के प्रेशर की वजह से हो रहा है। यहाँ की अवाम क्या कर रही है? पाकिस्तान की जी, जी बिल्कुल। अभी कल बजट आया ना, तो आपने उसमें भी देखा होगा। पाकिस्तान की अवाम जी मुतमिन हो जाती है, जिस तरह की भी हालात हो ना जी, इनमें रेजिलियंस पार काफ़ी है। ठीक है, ये अल्लाह तवक्कल, अल्लाह पाक का करम है इस मुल्क पे। ठीक है, तो अच्छी बात है ये। जी जी बिल्कुल अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए। सर, आप कंट्री डिफॉल्ट कर जाए तो ये अच्छी नहीं, कोई बात है। डिफॉल्ट नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं, हमारा कंट्री कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। सर, एजुकेशन पे 0.6% दे रहे हैं, खुश रहना चाहिए कि भाई ठीक है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ के। असल में बात भला क्या है जी, ये जो इशारिये होते हैं ना जी, ये सही पूछें तो ये कोई इतने मानी नहीं रखते। अच्छा, बिल्कुल नहीं रखते। ठीक है, असल मसला होता है कि आप किस तरह लेके चलते हैं। आपकी एजुकेशन में मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल बजट अलहदा होता है आपका जो एकेडमिक का अलहदा होता है, रिसर्च के लिए अलहदा होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलहदा होता है, सर्विसेज का अलहदा होता है। हाँ, तो उसमें आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? असल मसला ये है, अगर आप बिल्डिंग बना दें लेकिन वहाँ टीचर काम के ना लगाएं, हाँ, तो वो कोई उसका, बेशक वो आप 10% भी एजुकेशन पे लगा दें, लेकिन अगर आप 1% भी लगाएं लेकिन उसको बैलेंस करके चलें ठीक है। तो वो बेहतरीन हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह से मैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल करना चाहूंगी। आपके बच्चे हैं, फैमिली है, जी मेरी फैमिली है। तो आप अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा रहे हैं? मैं तो इस हक में हूँ कि जो माएँ हैं ना जी, वो सबसे बेहतरीन उसमें रोल अदा करती हैं। सर, माएँ तो करती हैं, एक एजुकेशन सेटअप होता है ना, कहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं? वैसे मैं पूछ रही हूँ, वैसे क्या कोई प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? जी वो प्राइवेट में ही पढ़ रहे हैं जी। तो आप उन्हें गवर्नमेंट में क्यों नहीं पढ़ा रहे? यहाँ भी ऐसा देखिए, इलीट है, उसके पास ऑप्शन है, जब उसके पास ऑप्शन आता है वो प्राइवेट में भेज देता है। ये धोखे में ये तो गरीब के लिए नाइंसाफी है। ये धोखे में रखने वाली बात होती है जी। मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो भी बेहतरीन, अगर वहाँ अच्छे, और उसमें उसमें उन्होंने मॉडल है नहीं ना, यही तो मसला है कि अगर हो लेकिन है नहीं। नहीं, उसमें सिर्फ एक दो बंदे के पढ़ाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, वो एक कम्पेटिटिवनेस वहाँ डेवलप होगी, तो उससे आगे फिर वो तालीम का बच्चों का रुझान जो बढ़ेगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि इंडिया जो है वो हमेशा इलीट कंट्रीज के साथ अपने compete करने की कोशिश करता है, चाहे वो इकोनॉमी में हो। अभी कुछ अर्सा पहले ब्राह्मोस बनाया, वो भी इलीट कंट्रीज के पास है सिर्फ। अब ये शील्ड बनाई, ये भी सिर्फ इलीट कंट्री के पास है। तो ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इंडिया भी बड़ा मुल्क है जी, वो छोटा मुल्क तो नहीं है, जाहिर है। तो बड़ा मुल्क तो बनना पड़ता है ना, और बने हैं। उसको हक भी है, वो करे खर्च, कोई बात नहीं जी। हाँ। करे खर्च, कोई मसला नहीं, हम भी कर रहे हैं। नहीं, मसला तो नहीं है, वैसे मैं कह रही हूँ कि कंट्रीज के लिए जरूरी है आप अपनी सोच, आप अपने बच्चों को कहते हैं आप बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो। देखें, ये तो हमारे मजहब में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है, तो कमजोरी शो ना करें। हाँ, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप देखें ना, आप सऊदी अरब, ये जो मुल्क हैं सारे अरब मालिक जो हैं, ठीक है, यूएई, सारे जो हैं इतने अमीर मुल्क थे, लेकिन वो धर्म से जो है ना वो अब घुटनों पे आ गए हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि उनका दिफा जो है कमज़ोर है। उन्होंने अपनी जो डिपेंडेंसी है वो किसी और पे डाली हुई थी, ठीक है। तो उससे उनको अब एहसास हुआ है कि अगर हम इसका आधा भी अपना डिफेंस पे खर्च कर देते, अपनी फौज, अपनी कुवत बनाते, ठीक है, तो आज उनको ये तरले नहीं करने पड़ने थे। चलें।